नो इट इज रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो बैंक है यहां पर, चाहे लोन उनका स्टैंडर्ड में है, सब स्टैंडर्ड में है, डाउटफुल में है, इनको भी यहां पर वो क्या कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। एंड जब आपका रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रपोजल है अभी वो कंसीडरेशन में है, यानी कि आपने अभी रीस्ट्रक्चर किया नहीं है, आप कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ, तो उसके केस में जो क्लासिफिकेशन नॉर्म्स हैं जो पहले लग रही थी वही लगती रहेंगी। एंड फर्दर जो बैंक है वो किसी भी अकाउंट को रीस्ट्रक्चर तब तक नहीं करेगा जब तक बैंक जो है उस यूनिट की फाइनेंशियल वायबिलिटी को एस्टैब्लिश नहीं कर लेता। यानी कि बैंक के लिए इस चीज को एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले कि जो यूनिट है वो फाइनेंशियली वायबल है, यानी कि उसमें कैश फ्लोज होंगे, आपकी रीपेमेंट हो सकती है। तो आपको इस चीज को रीजनेबली सर्टेनिटी लेकर आनी है इसमें कि रीपेमेंट जो है वो हो सकेगी अगर रीस्ट्रक्चर पैकेज जो है वो यहां पर दिया जाता है बोरोर को। एंड फर्दर ये जो वायबिलिटी है दिस विल बी डिटरमाइंड बाय द बैंक बेस्ड अपॉन द एक्सेप्टेबल वायबिलिटी बेंचमार्क्स, यानी कि जो भी एक्सेप्टेबल वायबिलिटी बेंचमार्क है कि कम से कम आपको देखना पड़ेगा, तरीका देखना पड़ेगा जिसके थ्रू आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यूनिट है ये फाइनेंशियली वायबल है। एंड ये केस टू केस डिपेंड करता है क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के, हर एक सेक्टर के अपने अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर रहते हैं। तो यहां पर डिफरेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल जो है वो बैंक कर सकते हैं ताकि वो यहां पर फाइनेंशियल वायबिलिटी का पता लगा पाए। एंड इसी तरह से अगर कोई बोरोर जो है वो फ्रॉड से जुड़ा हुआ है या फिर उसने कोई ऐसी एक्टिविटी का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से उसका अकाउंट यहां पर नॉन परफॉर्मिंग बना है या फिर वायबिलिटी टूटी है, तो उसके केस में रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड नहीं होगी। फर्दर जो BIFR जो केसेस हैं that are not eligible for restructuring, तो यहां पर आपको एक्सप्रेस अप्रूवल चाहिए होगा, उसके बाद ही आप BIFR केसेस को यहां पर रीस्ट्रक्चर कर पाएंगे। BIFR होता क्या है? BIFR इज द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसी तरह से आपको CDR कोर ग्रुप से भी यहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपने रीस्ट्रक्चर करना है अंडर द CDR मैकेनिज्म। इसी तरह से अगर आपने SME डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग करनी है मैकेनिज्म के तहत तो वहां पर आपको लीड बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक्सप्रेस अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स। तो जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है एडवांसेस की दैट टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेजेस। तो क्या स्टेजेस रहते हैं उसमें? फर्स्ट स्टेज इज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, जब आपने ऑपरेशन जो है वो भी स्टार्ट नहीं किया, कमर्शियल प्रोडक्शन को अभी स्टार्ट नहीं किया। फर्दर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कि आपने ऑपरेशंस तो स्टार्ट कर दिए हैं बट अभी आपका जो एसेट था वो सब स्टैंडर्ड में क्लासिफाई नहीं हुआ है। थर्ड केस इट कुड बी कि आपने यहां पर कमर्शियल प्रोडक्शन को स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन एंड फर्दर जो आपका एसेट है उसे सब स्टैंडर्ड या फिर डाउटफुल कैटेगरी में क्लासिफाई भी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी है हमारे पास, यानी कि एक है आपके पास जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया उससे पहले, दूसरा है आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, कमर्शियल प्रोडक्शन या ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिए लेकिन अभी आपका जो लोन है, एसेट है, वो भी सब स्टैंडर्ड में है। थर्ड इट इज रिगार्डिंग कि आपने यहां पर कमर्शियल प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया है एंड आपका जो एसेट है डेट हैज बीन क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड या फिर डाउटफुल एसेट में है। सॉरी, सेकंड पॉइंट इज हियर कि यहां पर अभी आपका सब स्टैंडर्ड में क्लासिफाई नहीं हुआ है, यानी कि आपका यहां पर जो एसेट अभी वो स्टैंडर्ड में है। ठीक है, तो यहां पर तीन कंडीशन आपके पास हैं एंड जब आप इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो यहां पर जो भी आपके स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उनको क्लासिफाई रिक्लासिफाई किया जाएगा आपका सब स्टैंडर्ड एसेट में, एक्सेप्ट द कैटेगरीज जिसे हमें पढ़ा था रिगार्डिंग जो भी आपके इंडस्ट्रियल थे, फर्दर जो आपके यहां पर SMA रिलेटेड थे, या फिर जहां पर CDR मैकेनिज्म को फॉलो किया गया था, या फिर जहां पर जो कैटेगरी थी बोरोर की डेट वार की पर्सनल लोन था, या फिर कोई कंज्यूमर लोन था, या फिर जो एक्सपोजर था डेट वाज रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट, या फिर जो एक्सपोजर था डेट वाज रिलेटेड टू रियल एस्टेट। ठीक है, तो उन केसेस में स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है, अदरवाइज सभी में यहां पर हम कैसे क्लासिफाई कर देते हैं, उनको सब स्टैंडर्ड एसेट मान लेते हैं। एंड फर्दर सेकंड पॉइंट यहां पर कहता है NPAs वुड कंटिन्यू एसेट क्लासिफिकेशन एज प्रायर टू रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जो NPA है उनकी एसेट क्लासिफिकेशन वही रहेगी जो रीस्ट्रक्चरिंग करने से पहले की थी। यानी कि अगर कोई एसेट आपका पहले डाउटफुल था आपने उसको रीस्ट्रक्चर किया तो वो डाउटफुल कैटेगरी में ही रहेगा, एंड फर्दर वो लोअर एसेट क्लासिफिकेशन में जा सकता है विद रेफरेंस टू द प्री रिस्ट्रक्चरिंग रीपेमेंट शेड्यूल, यानी कि प्री रिस्ट्रक्चरिंग करने से पहले जो रीपेमेंट शेड्यूल था उसके हिसाब से वो लोअर कैटेगरी में जा सकता है। एंड फर्दर जितने भी NPA अकाउंट हैं
that would be eligible for being reclassified as a standard category। यानी कि अगर वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस शो करते हैं स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान, कहने का मतलब है जब भी आप किसी लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं ना, तो एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया रहता है, 1 साल का समय लगभग रहता है जो सभी केसेस में यहां पर दिया जाता है। अगर उस टाइम पीरियड के दौरान जो एसेट है वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस शो करता है, तो उस अकाउंट को स्टैंडर्ड कैटेगरी में दोबारा से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी चाहे एनपीए बना दिया गया हो अकाउंट को, अगर उस यहां पर स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान सही रही है परफॉर्मेंस, तो उसे हम फिर से स्टैंडर्ड कैटेगरी में रिक्लासिफाई कर सकते हैं। एंड एक बार जब आपका अकाउंट जो है वो आपका स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला गया, ठीक है, यानी कि स्पेसिफाइड पीरियड में परफॉर्मेंस रही, उसके बाद स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला गया, तो जो भी आपके ऊपर प्रूडेंशियल नॉर्म्स लागू होते थे रीपेमेंट शेड्यूल के ऊपर, वो दोबारा से वही जो नॉर्म्स हैं वो लागू होंगे। स्पेसिफाइड पीरियड से हमारा मतलब यहां पर ये है कि जब से आपकी फर्स्ट पेमेंट जो है इंटरेस्ट की या प्रिंसिपल की शुरू होनी है, तब से लेकर 1 साल तक का जो समय है उसे हम कहते हैं स्पेसिफाइड पीरियड। एंड फर्दर अगर रीस्ट्रक्चर पैकेज के तहत अगर कोई एडिशनल फाइनेंस दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि पहले जो लोन था पर्सन का 1 करोड़ का लोन चल रहा था, आपने इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा, बी केस क्या होगा, जहां पर आपने 1 करोड़ के साथ यहां पर 10 लाख की लिमिट एक और दे दी पर्सन को रिवाइव करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर 10 लाख का जो एडिशनल फाइनेंस दिया गया है ना, तो यहां पर इसे स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान, यानी कि जब से आपका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जो है वो ड्यू हुआ है तब से लेकर 1 साल तक के पीरियड के लिए, इसकी जो कैटेगरी रहेगी इररिस्पेक्टिव की लोन की क्या कैटेगरी रखी है रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद, जो एडिशनल फाइनेंस की कैटेगरी रहेगी वो यहां पर स्टैंडर्ड एसेट रहेगा ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। एंड फर्दर यहां पर अगर प्री रीस्ट्रक्चरिंग स्टेज के ऊपर यानी कि रीस्ट्रक्चर करने से पहले अगर लोन की जो क्लासिफिकेशन की थी अगर वो सब स्टैंडर्ड या फिर डाउटफुल थी, एंड फर्दर यहां पर आपने एडिशनल फाइनेंस भी दिया है, तो यहां पर एडिशनल फाइनेंस की जो इनकम आप रिकॉग्नाइज करेंगे ना, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज होती है, वैसे अदरवाइज हम किस तरह से करते हैं, एक्रूअल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कि जैसे ही हमारी इनकम ड्यू हुई इसे हम अपने प्रॉफिट में मान लेते हैं, लेकिन यहां पर आप एक्रूअल बेसिस पर नहीं मानेंगे। तब कब नहीं मानेंगे, जब आपका प्री रीस्ट्रक्चरिंग स्टेज के ऊपर जो एडवांस था वो डाउटफुल या फिर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में था, ठीक है। तो उसके केस में आप सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पर अपनी इनकम को यहां पर कंसीडर करेंगे। कैश बेसिस का मतलब रहता है कि अगर आपने 10 लाख के लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगाया 1 लाख रुपए का, आपने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है, तो 1 लाख को तब आप अपनी इनकम में कंसीडर करेंगे जब जो बोरोर है वो 1 लाख रुपए जमा करवा देगा। एंड फर्दर अगर जो आपका रीस्ट्रक्चर्ड एसेट है वो स्पेसिफाइड पीरियड के खत्म होने के बाद भी, यानी कि जब से आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ड्यू हुआ था उसके 1 साल के बाद स्पेसिफाइड पीरियड खत्म हो गया, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो सही नहीं रही, यानी कि उसको आपने अपग्रेड नहीं किया अकाउंट को। कहने का मतलब आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। आपका एक लोन अकाउंट था यहां पर, वो था यहां पर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, आपने इसको क्या कर दिया, यहां पर रीस्ट्रक्चर कर दिया। तो रीस्ट्रक्चर करने के बाद 1 साल का समय निकल गया, ठीक है, यानी कि जब से आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ड्यू हुआ तब से लेकर 1 साल का समय निकल गया, यानी कि आपका स्पेसिफाइड पीरियड जो था वो यहां पर निकल गया। एंड यहां पर जो परफॉर्मेंस थी वो एट पार नहीं रही, सही नहीं रही है, तो उसके केस में यहां पर इसे सब स्टैंडर्ड अकाउंट को स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं डाला गया, यानी कि ये जो अकाउंट है अभी भी ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, मान लीजिए अभी भी सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है। तो उस केस में यहां पर जो एडिशनल फाइनेंस दिया गया था जिसे हमने स्पेसिफाइड पीरियड के लिए स्टैंडर्ड कैटेगरी में माना था, जहां पर अकाउंट अपग्रेड नहीं हुआ स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, वहां पर उसकी कैटेगरी भी सेम कैटेगरी हो जाएगी जो आपके लोन की थी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर ये सब स्टैंडर्ड में है तो ये भी सब स्टैंडर्ड में हो जाएगा, अगर ये डाउटफुल में है तो आपका जो एडिशनल फाइनेंस आपने दिया है वो भी यहां पर डाउटफुल में हो जाएगा। देन इट इज रिगार्डिंग कि अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड एसेट है जिसे ऑलरेडी रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है, एंड रीस्ट्रक्चर करने के बाद इस स्टैंडर्ड एसेट को फिर से यहां पर रीस्ट्रक्चर किया जाता है, यानी कि एक बार रीस्ट्रक्चर करने के बाद अगर कितनी भी बार यहां पर अगर रीस्ट्रक्चर किया जाता है यहां पर स्टैंडर्ड एसेट को,
तो उसे यहाँ पर सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई किया जाएगा। अदरवाइज क्या रहता है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड एसेट है, उसको यहाँ पर आप रीशेड्यूलिंग करते हैं उसकी, तो उसके केस में कुछ एक जगह पर जो केस है उसे स्टैंडर्ड ही रहने दिया जाता है, यानी कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आप उसे स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसकी दोबारा से रीशेड्यूलिंग की गई है स्टैंडर्ड एसेट की, तो उसके केस में उसे सब स्टैंडर्ड में रखा जाएगा, तो उसके केस में उसे सब स्टैंडर्ड के केस में रखा जाएगा। इसी तरह से सेकंड सिनेरियो क्या है कि जहां पर आपके पास जो डाउटफुल या फिर जो सब स्टैंडर्ड है, जो अकाउंट है आपके पास पहले क्या है, डाउटफुल या सब स्टैंडर्ड है, इसे यहां पर रीस्ट्रक्चर किया गया, तो ये आपके पास सेम कैटेगरी में ही रहता है या फिर लोअर कैटेगरी में जा सकता है जब आप इसे रीस्ट्रक्चर करते हैं। एंड जब इसकी सब्सिक्वेंट रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, यानी कि एक बार रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद जब दूसरी बार यहां पर फिर से इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, तो उसके केस में जो इसका एनपीए स्टेटस रहेगा, दैट विल बी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओकेजन। तो यहां पर जो एनपीए रेकनिंग होगी वो पहले सिचुएशन से यहां पर होगी, यानी कि उसके हिसाब से इसकी कैटेगरी यहां पर डिवाइज की जाएगी, ये डाउटफुल 1, 2 या 3 में कहां पर रहेगा, या फिर अगर सब स्टैंडर्ड में रहेगा तो कहां पर रहेगा, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। फर्दर इट इज रिगार्डिंग हायर प्रोविजन ऑन रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस, यानी कि जो भी रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस हैं, स्टैंडर्ड एडवांसेस हैं, वहां पर जो प्रोविजनिंग रहेगी वो ज्यादा रहेगी, एज फ्रॉम 2.75% टू 5%। 2.75% होती थी पहले, जो 5% रहेगी प्रोविजनिंग विद इफेक्ट फ्रॉम जून 1, 2013। एंड इसे इंक्रीज किया जाएगा एक फेज्ड मैनर में। ये जो प्रोविजनिंग है इसे एक फेज्ड मैनर में इंक्रीज किया जाएगा फ्रॉम 2.75% टू 5%। एंड इन केस जहां पर जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है उसे कन्वर्ट किया गया है डेब्ट में या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज के तहत ही जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है, उसे डेब्ट में या फिर इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है, तो वहां पर जो एसेट क्रिएट किया जाएगा उसकी एसेट क्लासिफिकेशन वो सेम रहेगी जो क्लासिफिकेशन कैटेगरी रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस की होगी, यानी कि जो कैटेगरी यहां पर रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस की रहेगी उसी के हिसाब से जो नया यहां पर एसेट क्रिएट किया गया है, डेब्ट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया, उसकी भी वही कैटेगरी होगी। एंड फर्दर जो डेब्ट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट किया गया है बाय कन्वर्जन ऑफ अनपेड इंटरेस्ट, उसे भी रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस जैसी सेम कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, चाहे आप आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट को कन्वर्ट कर रहे हैं डेब्ट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे आपने अनपेड इंटरेस्ट को यहां पर कन्वर्ट किया है डेब्ट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, वहां पर जो एसेट क्लासिफिकेशन कैटेगरी रहेगी इस नए एसेट की, दैट वुड बी सेम एज दैट ऑफ द रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस। जिसे रीस्ट्रक्चर्ड एडवांस को जिस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है वही कैटेगरी रहेगी यहां पर भी।